राहुल अपनी पत्नी दीप्ति को गांव छोड़कर शहर में बस जाता है। दीप्ति के ससुर आलोक जी अकेले अपने खेत और टूटते हुए घर में रहते हैं। बहू को वो कभी बेटी से कम नहीं समझते, लेकिन समाज की नजरें और रिश्तेदारों के ताने सब कुछ उन्हें और दीप्ति को कई इम्तिहान में डाल देता। टूटती हुई दीप्ति को उसके ससुर बेटी मानकर फिर से जीने का हौसला देते हैं। शाम का वक्त था। आलोक सिंह अपने पुराने किवाड़ पर टिकी चौखट पर बैठे थे। दूर से एक ऑटो आता दिखा। आलोक जी ने अपनी कमजोर आंखों पर हाथ की ओट बनाई। ऑटो से उतरी एक औरत, सिर पर पल्लू और हाथ में बैग। यही दीप्ति थी। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में सवाल थे और होठों पर कहने को बहुत कुछ था, मगर आवाज कहीं खो गई थी। आलोक जी ने धीरे से कहा, आ गई बेटी। दीप्ति ने सिर झुकाया, हाँ पापा जी। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। आलोक जी ने उसका बैग पकड़ा और बरामदे में रख दिया। राहुल वो नहीं आया। दीप्ति चुप रही। आलोक सब समझ गए। उन्होंने पाँव में पड़ी हवाई चप्पल निकाली, दीप्ति के सिर पर हाथ रखा और बोले, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बरामदे में पुरानी चारपाई बिछी थी। दीवार पर राहुल की बचपन की फोटो टंगी थी। दीप्ति चारपाई पर बैठी तो उसके हाथ कांप रहे थे। आलोक जी ने अपनी लकड़ी की पेटी खोली, एक साफ रूमाल निकालकर उसको दिया। ये घर तेरा है बेटी, डर मत। कहने को तो आलोक जी ने बहुत छोटी बात कही थी, मगर इस छोटे से वाक्य ने दीप्ति के टूटे हुए हौसले को जैसे एक नया आसरा दिया। बाहर गांव के बच्चे खेल रहे थे। कोई कह रहा था, देखो बहू लौट आई। कोई हंस रहा था, कोई कानाफूसी कर रहा था। आलोक जी ने खिड़की बंद कर दी। कानों पर मत लेना बेटा, लोग तो कहेंगे ही, लेकिन तू देख, ये आंगन फिर से खिलेगा। दीप्ति ने अपनी भीगी पलकों से आलोक जी को देखा। ससुर की आंखों में उसे अपने पिता की परछाई दिख रही थी। सुबह की किरणें टूटी हुई खपरेल की छत से छनकर आंगन में गिर रही थी। आलोक जी खाट पर बैठे थे। सामने छोटी सी चाय की केतली रखी थी। दीप्ति आंगन में झाड़ू लगा रही थी। कल रात वो ठीक से सो नहीं पाई थी। उसे हर कदम पर लगता जैसे कोई दीवारों के पार से देख रहा हो। गांव की दो औरतें आंगन के बाहर से गुजरते हुए ठिठक गई। एक बोली, अरे बहू लौट आई, सुना था शहर में बड़ा ठाठ है। दूसरी हंसी दबाकर बोली, ठाठ क्या, छोड़ गया शहर वाला, अब बापू के भरोसे पड़ी रहेगी। ये बातें दीप्ति के कानों में तीर की तरह चुभ गई। उसकी आंखें भर आई। आलोक जी ने सब सुन लिया था। वो चुपचाप उठे बाहर गए और उन औरतों से बोले, बहू घर की इज्जत होती है, मेरी इज्जत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जाओ अपना काम करो। औरतें हंसती हुई सरक गईं। दीप्ति ने सर झुका लिया। पापा जी, पता नहीं लोग और क्या क्या कहेंगे। आलोक जी ने उसका माथा सहलाया और बोले, बेटा लोगों का काम ही है कहना और हमारा काम है सहना, मगर तू कब तक सहेगी। चल चाय पी और सुन, आज से खेत में मेरा हाथ बटाएगी। तुझे अब किसी पर बोझ नहीं बनना। दीप्ति ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, मगर पापा जी मैं क्या करूंगी खेत में। खेत में हाथ काम करते हैं बेटी, लेकिन उससे मन मजबूत होता है। बस मन को मजबूत रखना सीख। दोपहर होते होते पंचायत बैठ गई। ठाकुर हरिपाल सिंह गांव के दबंग। उन्हें ये पसंद नहीं आया कि आलोक जी अपनी बहू को साथ रखे हुए हैं। हरिपाल ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया। ये क्या रीत है भाई, जवान बहू बूढ़ा ससुर, कोई लोक लाज है या नहीं। बेटा तो छोड़ गया, बहू को मायके भेज दो। आलोक जी चुपचाप खड़े सुनते रहे। दीप्ति भीतर बैठी सब सुन रही थी। दीवार के उस पार उसके आंसू गिर रहे थे। आलोक जी ने धीमे लेकिन मजबूत शब्दों में कहा, बहू बेटी होती है ठाकुर साहब, मायके भेज दूं क्या, पर क्या फायदा। ससुराल किस लिए होता है। मेरा बेटा उसे छोड़ दे ये उसका दोष है। मैं अपनी बेटी को दर बदर नहीं होने दूंगा। हरिपाल की आंखें लाल हो गई। आलोक जी ने सबके बीच कहा, गांव वाले जो चाहे कहें, मैं सच के साथ रहूंगा। मेरी बहू अब मेरी बेटी है, जो इसे निकालेगा पहले मुझे निकाले। चुप्पी छा गई। किसी के पास जवाब नहीं था। पंचायत बेमन से उठ गई, पर कानाफूसी अब और बढ़ गई थी। रात को दीप्ति ने धीमे से कहा, पापा जी क्या मैं बोझ बन गई हूँ। आलोक जी ने चूल्हे में लकड़ी डालते हुए कहा, बोझ वो होते हैं जो जीते जी किसी के काम ना आए। तू तो मेरा सहारा बनेगी।
ये दुनिया कुछ भी कहे, तू खुद को कभी कमज़ोर मत समझ। उस रात पहली बार दीप्ति को नींद आई। उसने सोच लिया कि अब वो खुद को टूटने नहीं देगी। अब वो इस घर को फिर से बसाएगी। अब वो पापा जी की बेटी बनकर दिखाएगी। सूरज निकलते ही आलोक जी ने अपने पुराने गमछे से हल्का पसीना पोंछा और खेत जाने की तैयारी की। दीप्ति आंगन में खड़ी देख रही थी। उसने कभी खेत में काम नहीं किया था। शहर की पढ़ाई लिखाई में खेत का नाम किताबों में सुना था, मगर हाथ में फावड़ा पकड़े ये पहली बार था। आलोक जी ने बगल से पुराना खुरपा निकाला। ये पकड़, घबराना मत, खेत डराता नहीं सब्र सिखाता है। दीप्ति ने हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, मगर आलोक जी के भरोसे ने उसकी उंगलियां मजबूत कर दी। खेत की मेड़ पर दूब उगी थी, फसल कट चुकी थी और अगली बुआई की तैयारी थी। गांव की 4-5 औरतें भी पास के खेतों में काम कर रही थी। दीप्ति ने जैसे ही अपनी साड़ी संभालकर मिट्टी में पैर रखा, उसकी चप्पल कीचड़ में धंस गई। एक औरत ने हंसकर कहा, अरे बाबूजी की बहू खेत में, ये तो पहली बार देख रही हूँ। दूसरी बोली, रहने दो बहन, 4 दिन में भाग जाएगी। हाथों में छाले पड़ेंगे तब समझ आएगा खेत क्या होता है। दीप्ति ने सिर झुका लिया, मगर आलोक जी की आंखों में देखा। उनकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ गर्व था। उन्होंने दीप्ति को पहली कुदाली थमाई। तू आज बस मिट्टी उलट दे। दीप्ति ने खुरपा चलाया। हथेलियों में छाले उभरने लगे, मगर उसके चेहरे पर अब शिकायत नहीं थी। हर छाले में उसे अपना घमंड मरता और हिम्मत जागती दिख रही थी। दोपहर को जब धूप तेज हुई तो खेत के किनारे से एक बूढ़ी अम्मा आई, सुमित्रा, जो गांव में सबकी दादी कही जाती थी। सुमित्रा ने दीप्ति को देखा। पसीने से भीगी हाथों में मिट्टी लगी। सुमित्रा ने पास आकर अपनी मटकी से पानी निकाला। बिटिया पानी पी ले, पहली बार खेत में आई है, शरीर टूट जाएगा। दीप्ति ने हाथ जोड़ दिए। नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ। सुमित्रा ने प्यार से उसके हाथ पकड़े। ये छाले कल से और दुखेंगे, मगर डरना नहीं, मेहनत की मिट्टी कभी बेइज्जत नहीं करती। आलोक जी ने दूर से देखा। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। गांव में कुछ लोग चाहे ताने दे, मगर किसी सुमित्रा जैसी दादी का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। शाम को जब दोनों लौटे तो दीप्ति के कदम कांप रहे थे, हाथों में छाले, पैरों में मिट्टी, मगर उसका मन आज मजबूत था। आंगन में बैठकर उसने पहली बार हंसकर कहा, पापा जी, खेत की मिट्टी तो हाथ से हट जाएगी, मगर ये जो मैंने आज सीखा, ये मिट्टी नहीं जाएगी। आलोक जी ने हंसकर कहा, यही तो असली कमाई है बेटी। कल से तू सिर्फ खेत नहीं जोतेगी, तू अपनी तकदीर जोतेगी। गांव की औरतें अब 2 हिस्सों में बट गई थी। कुछ दीप्ति की हिम्मत पर चुप थी, कुछ अब भी फुसफुसाती थी। मगर धीरे धीरे आलोक जी की बहू अब सबकी आंखों में मजबूरी नहीं, हिम्मत बन रही थी। और इसी के साथ दीप्ति ने सोच लिया, अब ये घर उसका है, ये खेत उसका है, और पापा जी के भरोसे को टूटने नहीं देगी। 4 दिन बीत गए। खेत में दीप्ति अब खुद फावड़ा चलाने लगी थी। उसके हाथों के छाले अब घाव बनकर भरने लगे थे। गांव की कुछ औरतें अब उससे बात करने लगी थी। कोई बीज बांट देती तो कोई खाना ले आती। एक सुबह डाकिया आया। आलोक जी के नाम एक चिट्ठी थी। पुराने पीले लिफाफे पर राहुल का नाम देखकर उनका दिल कांप गया। उन्होंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। दीप्ति पास खड़ी थी, उसकी सांसें अटक गईं। चिट्ठी में लिखा था, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, दीप्ति को वापस भेज दीजिए, मैं उसे साथ रखना चाहता हूँ। यहाँ शहर में सब कुछ ठीक है, मैंने गलतियाँ की है, पर अब मैं बदल गया हूँ। दीप्ति को समझाए वो लौट आए। आपका बेटा राहुल। आलोक जी ने चिट्ठी 2 बार पढ़ी। दीप्ति ने अपनी सूनी आंखों से पापा जी को देखा। पापा जी, क्या करना चाहिए? आलोक जी ने चिट्ठी मोड़कर रख दी। ये फैसला तेरा होगा बेटी, मेरा नहीं। दीप्ति के मन में एक तूफान उठ रहा था। उसे वो दिन याद आया जब राहुल ने उसे स्टेशन पर छोड़ दिया था, और रातें याद आई जब वो बिना बताए महीनों गायब रहता था। शाम होते ही गांव में ठाकुर हरिपाल को ये खबर लग गई। वो चुटकी बजाते हुए बोला, देखा, हमने कहा था बहू को वापस भेजो। अब बेटा खुद बुला रहा है। गांव के कुछ लोग फिर पंचायत में जुटे। आलोक जी को बुलाया गया। आलोक जी, अब क्या इज्जत रखोगे? बहू को भेज दो, पति का घर ही उसका असली घर है। आलोक जी ने पंचायत की ओर देखा। तुम लोग क्यों तय करोगे? बहू खुद तय करेगी, चाहे यहाँ रहे या चाहे वहाँ जाए। ठाकुर ने ताना मारा, जवान बहू, बूढ़ा ससुर।
लोक लाज की कोई चीज होती है आलोक जी? आलोक जी ने डंके की चोट पर कहा। लोक लाज उस दिन खत्म हो गई थी जब मेरा बेटा इसे अकेला छोड़ गया था। आज ये लौटेगी या नहीं, ये मैं नहीं खुद तय करेगी। रात को दीप्ति आंगन में बैठी रही, चूल्हे की आंच में राख से खेलती रही। आलोक जी खाट पर चुपचाप उसे देखते रहे। काफी देर बाद दीप्ति ने कहा, पापा जी क्या मैं लौट जाऊं? आलोक जी ने कहा, अगर तेरा दिल कहे कि अब सब कुछ ठीक होगा तो जा, अगर तुझे लगे कि तू फिर टूटेगी तो मत जा। दीप्ति की आंखों में आंसू थे, मगर अब उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, अब मैं टूटूंगी नहीं, चाहे लौटूं या यहीं रहूं पापा जी। मेरा घर अब आप हैं, खेत है, ये मिट्टी है, मैं नहीं जाऊंगी। आलोक जी की आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, तो फिर कोई तुझे मजबूर नहीं कर सकता बेटी। अब मैं तेरे साथ हूँ जब तक ये सांस चलेगी। राहुल की चिट्ठी का जवाब दीप्ति ने नहीं दिया। गांव में अब फिर कानाफूसी शुरू थी, मगर अब दीप्ति का मन साफ था। वो अगले दिन फिर खेत में गई और पहली बार हल्की सी हंसी के साथ मिट्टी में पैर रखा। अब उसे खुद पर भरोसा था और अपने पापा जी पर। दोपहर का वक्त था, खेत में धूप तीखी थी, लेकिन हवा में गेहूं के पौधे की खुशबू घुली हुई थी। थोड़ी देर वो दोनों सुस्ता रहे थे, तभी गांव की कच्ची सड़क पर एक जीप आकर रुकी। गाड़ी से राहुल उतरा। शहर के कपड़े, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में मोबाइल। गांव के बच्चे उसे देखते ही शोर मचाने लगे। राहुल भैया आ गए, राहुल भैया आ गए। आलोक ने दूर से देखा, उनकी आंखों में ना नाराजगी थी ना कोई स्वागत। दीप्ति का दिल एक पल को कांपा और उसने सिर झुका लिया। राहुल खेत के किनारे आया। बाप बेटी को देख ठिठक गया। पापा, उसने धीरे से कहा। आलोक जी ने सिर उठाया। क्यों आया है? राहुल की आंखों में बनावटी पछतावा था। पापा जी, मैं दीप्ति को लेने आया हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए, सब तमाशा देखने लगे। ठाकुर हरपाल भी खड़ा था, होंठों पर हल्की मुस्कान लिए। किसी ने फुसफुसा कर कहा, देखो बहू जाएगी या ससुर के साथ रहेगी। राहुल ने आगे बढ़कर दीप्ति का हाथ पकड़ना चाहा। चलो दीप्ति, मैं खुल लेने आया हूँ, मैं अब सब ठीक कर दूंगा। दीप्ति ने हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आवाज में अब भी डर था, मगर शब्दों में हिम्मत थी। ठीक? किसे ठीक करोगे राहुल? वो रातें कौन लौटाएगा जब मैंने अकेले अंधेरे में आंसू बहाए? वो ताने कौन मिटाएगा जो इस गांव ने मुझे दिए? राहुल बौखला गया। तुम्हारा पति मैं हूँ, मेरे साथ चलना तुम्हारा फर्ज है। आलोक जी ने बीच में कदम रखा। फर्ज की बात मत कर राहुल, तूने कौन सा फर्ज निभाया था जब इसे स्टेशन पर छोड़ गया था? अब ये कहीं नहीं जाएगी, इसका घर यही है, इसका सहारा अब मैं हूँ। राहुल ने गुस्से से कहा। ठीक है पापा जी, आप दोनों को देखता हूँ। मैं कोर्ट जाऊँगा, थाने जाऊँगा। मेरा हक है, मेरी बीबी को ऐसे कोई रोक नहीं सकता। आलोक जी की आंखों में गुस्से की जगह अब सिर्फ हिम्मत थी। जा बेटा, कोर्ट भी जा, थाना भी जा, लेकिन ये मत भूल, इसने जो फैसला कर लिया उसे तू भी नहीं बदल सकता। इसे अब कोई मजबूर नहीं कर सकता। गांव वालों ने देखा, दीप्ति की आंखें डरी नहीं, खुली हुई थी, जैसे वो पहली बार सचमुच जी रही हो। राहुल ने देखा, भीड़ में कोई उसके साथ नहीं था। ठाकुर हरिपाल भी चुप था। राहुल ने अपनी गाड़ी की चाबी घुमाई। ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे रोकते हो। वो जीप में बैठा और धूल उड़ाता हुआ लौट गया। दीप्ति की आंखों में आंसू थे, मगर अब वो आंसू डर के नहीं थे, अपने हौसले के थे। उसने पापा जी की तरफ देखा। पापा जी, अब मुझे किसी बात का डर नहीं। आलोक जी ने उसका माथा चूम लिया। तू अब बेटी और ताकत है मेरी, अब हमें कोई नहीं तोड़ सकता। गांव के लोग धीरे धीरे बिखर गए। ठाकुर हरिपाल पहली बार चुप था। अब कोई पंचायत नहीं बैठी। सब समझ गए थे कि अब आलोक सिंह की बहू को कोई मजबूर नहीं कर सकता। गर्मी के दिन धीरे धीरे ढल रहे थे। खेतों में बुआई का काम पूरा हो चुका था। आलोक जी और दीप्ति अब रोज सुबह खेत में जाते, शाम तक मिट्टी से खेलते, लेकिन दीप्ति के मन में अब एक नई लहर उठ रही थी। उसने देखा, गांव की कितनी औरतें ऐसी हैं जो घर के आंगन में बैठ बैठ कर दूसरों की बातें करती रहती हैं। कुछ को अपने पति की मार सहनी पड़ती है, कुछ को बेटों के ताने। दीप्ति को लगा, अगर उसे हौसला मिल सकता है तो ये औरतें क्यों पीछे रहें। एक शाम वो आलोक के पास बैठी थी। खाट पर बैठकर उसने कहा, पापा जी, मैं कुछ करना चाहती हूँ। आलोक जी ने मुस्कुराकर पूछा,
और क्या करेगी बेटी? दीप्ति बोली, गांव की औरतों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे पढ़ना आता है, सिलाई कढ़ाई आती है। मैं चाहती हूँ सब औरतें कुछ ना कुछ काम सीखे ताकि कोई उन पर उंगली ना उठा सके। आलोक जी ने उसका हाथ थामा। बेटी, ये खेत तेरा है और जो सपना तू बोएगी वो मैं सींचूंगा। अगले रविवार को दीप्ति ने गांव की कुछ औरतों को अपने आंगन में बुलाया। सुमित्रा दादी सबसे पहले आईं, फिर धीरे धीरे 5-7 औरतें आ गई। किसी ने ताना भी मारा, बहू ने स्कूल खोल लिया क्या? किसी ने हंसी उड़ाई, अरे ये औरतें क्या कर लेंगी? लेकिन दीप्ति के आंगन में उस दिन पहली बैठक थी। उसने पुरानी सिलाई मशीन निकाली जो शादी में दहेज में आई थी और सालों से धूल खा रही थी। उसने सुमित्रा की पोती को पहला कपड़ा सिलना सिखाया। इसी बीच गांव में खबर आई, राहुल ने थाने में शिकायत दी है कि दीप्ति उसके घर लौटने को तैयार नहीं। एक दिन 2 सिपाही गांव आए, आलोक जी के दरवाजे पर खड़े हुए। आलोक जी, बहू को बुलाइए, कुछ पूछताछ करनी है। गांव के लोग फिर इकट्ठा हो गए तमाशा देखने के लिए। आलोक जी ने दीप्ति को बुलाया। दीप्ति थानेदार के सामने आई। आंखों में वही पुराना डर लौटना चाहता था, मगर उसके पीछे आलोक जी खड़े थे। उसने सख्ती से कहा, साहब ये मेरा फैसला है, मैं अपने पति के पास नहीं जाऊंगी। वो मुझे छोड़ गया था, अब मुझे मजबूर मत कीजिए। आप चाहे तो मुझे जेल भेज दीजिए, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। थानेदार ने आलोक को देखा। बाबूजी, आपकी बहू बहुत मजबूत निकली। ठीक है, हम लौटते हैं, मामला आपसी है तो कोर्ट देखेगा। गांव वालों को कोई तमाशा नहीं मिला, सब खाली हाथ लौटे। उस रात दीप्ति ने पहली बार चैन से खाना खाया पापा जी के साथ। अब उसके आंगन में सिलाई कढ़ाई के नए सपने पनपने लगे थे। वो खुद नहीं जानती थी कि वो गांव की कितनी औरतों के लिए अब एक नई मिसाल बन चुकी थी। आलोक जी ने उसे देखा। कभी सोचा था मेरी बहू ऐसे खेत से लेकर आंगन तक बीज बोएगी? दीप्ति हंसी, आपने ही तो कहा था पापा जी, खेत डराता नहीं सब्र सिखाता है। अब दीप्ति का आंगन सिर्फ मिट्टी का आंगन नहीं रहा, वो एक छोटा सा सिलाई कढ़ाई केंद्र बन गया था। सुमित्रा की पोती के बाद गीता, मंजू और राधा भी सिलाई सीखने आने लगी थी। पुराने अखबार बेफिक्र कटते, मशीन की घरघराहट सुनाई देती। आंगन में उम्मीद की आवाजें गूंजती थी। गांव के कुछ आदमी इसे पसंद नहीं कर रहे थे। ठाकुर हरिपाल अपनी चौपाल में बैठा, उसे ये सब खटक रहा था। अरे बहू को जितना दबाओ उतना घर में रहती है, ये तो सबको सिर चढ़ा रही है, अब ये गांव की औरतों को बिगाड़ेगी। उसने अपने लोगों से कहा। एक रात ठाकुर ने अपने आदमी राजू को बुलाया। सुन राजू, आलोक की बहू के आंगन में जरा हलचल करवा। लोग कहेंगे बहू इज्जत की बात नहीं समझती, बस पंचायत बैठ जाएगी। फिर देखता हूँ कैसे सिलाई कढ़ाई का तमाशा चलता है। समझ गया ठाकुर जी, कल रात ही इंतजाम होगा। अगली रात थी। दीप्ति मशीन पर देर तक बैठी थी। कपड़े पर कढ़ाई करते करते उसे नींद आने लगी थी। आलोक जी पास ही खाट पर लेटे हुए थे। गली से कुछ सरसराहट की आवाज़ आई, जैसे कोई दीवार फांद रहा हो। दीप्ति ने चुपचाप खिड़की से झांका। 2 परछाइयां आंगन में घुसी। वो कुछ कपड़े बिखेरने लगे, मशीन उलटने लगे, जैसे चोरी या बदनाम करने का कोई खेल हो। दीप्ति डर गई, मगर भागकर पापा जी को जगाया। पापा जी, कोई आंगन में है। आलोक जी उठ खड़े हुए, हाथ में लाठी पकड़ी। वो बाहर निकले। कौन है बे? राजू और उसका साथी भागने लगा, लेकिन गांव के कुत्ते भौंकने लगे। आस पड़ोस के लोग जागने लगे। गांव के लड़के लाठी लेकर आ गए और राजू पकड़ा गया। ठाकुर हरिपाल का नाम सबके सामने आ गया। सुबह होते ही पंचायत फिर बैठ गई, लेकिन इस बार पंचायत में गांव की औरतें भी खड़ी थीं। सुमित्रा दादी ने सबके सामने कहा, ठाकुर जी बहू को बदनाम करने चले थे। ये बहू गांव की बेटियों को हिम्मत देना चाहती है, आपको इससे क्या दिक्कत? आलोक जी ने डंके की चोट पर कहा, कल तक मेरी बहू अकेली थी, आज पूरा गांव इसके साथ है, अब कोई इसे छू भी नहीं सकता। ठाकुर हरिपाल मुंह लटका कर रह गया। गांव की पंचायत में पहली बार कोई औरतें यूं आवाज में आवाज मिलाकर खड़ी हुई थी। रात को दीप्ति ने पापा जी के लिए चूल्हे पर गरम रोटी सेकी और कहा, पापा जी, मैंने डर के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है, अब चाहे जो हो जाए मुझे कोई रोक नहीं सकता। आलोक जी ने अपनी कमजोर हथेली उसके सिर पर रख दी। तू मेरी बहू नहीं, मेरी ताकत है बेटी। आंगन में फिर मशीन घरघराई, कपड़े कटे
और उसी के साथ गांव की औरतों का डर भी कटता जा रहा था। गर्मी अब बरसात में बदलने लगी थी। खेतों के किनारे नमी आ चुकी थी। आसमान में बादल उमड़ने लगे थे। दीप्ति के आंगन में अब 5 सिलाई मशीनें थीं। 2 पुरानी 3 गांव की औरतों ने मिलजुल कर खरीदी। सुमित्रा की पोती अब गांव के स्कूल में भी छोटे बच्चों के कपड़े सिलने लगी थी। एक दिन गांव में जिला महिला विकास अधिकारी कविता दीदी निरीक्षण के लिए आईं। उन्होंने आंगन में मशीनों की आवाज़ सुनी। औरतों को कपड़े सिलते देखा तो वो ठिठक गईं। उन्होंने दीप्ति से पूछा, ये सब किसने शुरू किया? दीप्ति ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने दीदी। मैंने बस मशीन चलाई, सबने साथ दिया। कविता दीदी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सरकार मदद देती है। तुम चाहो तो इसे और भी बड़ा कर सकती हो। गांव की बाकी औरतों को भी काम मिलेगा। आलोक जी दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में खुशी छलक पड़ी थी। दीप्ति को पहली बार लगा उसकी मेहनत अब सिर्फ आंगन में नहीं, गांव के बाहर भी सुनी जाएगी। उसी शाम राहुल को खबर लगी। शहर में बैठे उसके एक दोस्त ने बताया कि दीप्ति के नाम पर सरकारी सहायता मिलने वाली है। राहुल के मन में लालच जाग गया। अच्छा, अब ये पैसे भी लेगी, अब तो लौटना ही पड़ेगा। उसने एक नया वकील ढूंढा और दीप्ति को नोटिस भेजा कि अगर वो वापस नहीं आई तो उस पर केस चलेगा और उसके सारे अधिकार राहुल ले लेगा। रात को दीप्ति ने वो नोटिस पापा जी को दिखाया। आलोक जी ने नोटिस को आग में डाल दिया। बेटी डर मत, अब तू अकेली नहीं, अब सरकार भी तेरे साथ है, गांव भी तेरे साथ है। पैसे का लालच अब उसका हथियार नहीं चलेगा। दीप्ति ने पहली बार हंसकर कहा, पापा जी अब मैं टूटने नहीं दूंगी, ना आपको ना इस काम को। 1 हफ्ते बाद दीप्ति को ब्लॉक ऑफिस बुलाया गया। वहां उसने बाकी गांव की औरतों के सामने अपनी कहानी सुनाई। कैसे उसने ताने सहे, कैसे खेत में खुरपा चलाया, कैसे उसने छाले खाकर भी मशीन चलाई। सुमित्रा दादी भी साथ गईं। उनकी बूढ़ी आंखों में गर्व था। कविता दीदी ने उसके नाम पहली सरकारी सहायता मंजूर कर दी। अब आंगन में 5 नहीं 10 मशीनें होंगी। औरतों को थोड़ा पैसा मिलेगा, थोड़ी आज़ादी और बहुत सारा हौसला। गांव लौटते वक्त आलोक जी ने दीप्ति से कहा, कभी सोचा था बेटी तेरा आंगन कभी इतना बड़ा होगा? दीप्ति ने आसमान की तरफ देखा। बादलों के बीच से सूरज झांक रहा था। पापा जी, जब भरोसा मिट्टी जैसा मजबूत हो तो आंगन कोई दीवार नहीं रोक सकती। गांव में बारिश रुक रुक कर हो रही थी। खेतों में नमी से नई फसलें जमने लगी थी। दीप्ति के आंगन में अब रोज नई औरतें आती थी। कोई सीखती, कोई कपड़े सिलवाती, कोई कढ़ाई का ऑर्डर देती। सरकारी अफसरों ने गांव में बोर्ड लगवाया, ग्राम महिला सशक्तिकरण केंद्र, दीप्ति के नाम से। सुमित्रा दादी सबको बताती, देखो हमारी बहू अब किसी की मजबूरी नहीं, गांव की शान है। लेकिन ठाकुर हरिपाल का खून खौल उठा था। चौपाल में बैठकर उसने राजू को बुलाया। बहू को बहुत इज्जत मिल गई, अब इसकी इज्जत उछालनी होगी, तभी सब ठंडे पड़ेंगे। राजू ने डरते हुए कहा, मालिक पहले भी पकड़ लिए गए थे। ठाकुर ने गुस्से से कहा, इस बार कुछ ऐसा कर कि कोई हाथ ना पकड़े, बस बदनामी हो जाए। उधर शहर में राहुल ने भी एक नया केस तैयार करवा लिया। उसने कोर्ट में लिखा, मेरी पत्नी गलत संगत में है, उसका चरित्र ठीक नहीं, ससुर उसके साथ गलत रिश्ते में है। ये खबर गांव तक पहुंची तो गांव के गली कूचों में फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई। किसी ने कहा, देखा हमने तो पहले ही कहा था, ससुर और बहू साथ नहीं रहते। बल्कि किसी ने हिम्मत जुटाकर आलोक जी के दरवाजे पर सवाल रख दिया, चाचा कुछ तो होगा, तभी बेटा केस कर रहा है। आलोक जी चुपचाप खड़े थे। आंखों में आंसू नहीं थे पर वहां आग थी। दीप्ति ने पापा जी के कंधे पर हाथ रखा। पापा जी आप चुप क्यों हैं? आलोक जी ने धीरे से कहा, क्योंकि सच को चीखने की जरूरत नहीं, बस जीने की जरूरत है बेटी। सुमित्रा दादी ने बाकी औरतों को इकट्ठा किया। गीता, मंजू, राधा सब सिलाई छोड़कर दीप्ति के आंगन में आ गई। सुमित्रा ने कहा, अगर ठाकुर या राहुल कुछ कहे तो याद रखना, दीप्ति अकेले नहीं है, हम सब इसके साथ खड़े हैं। इस बार पंचायत हम बैठाएंगे, वो ठाकुर नहीं। गांव के चौपाल में ठाकुर बैठा था, मगर इस बार पंचायत में आधी भीड़ औरतों की थी। ठाकुर कुछ बोलता उससे पहले सुमित्रा दादी बोल पड़ी, ठाकुर अब तक तूने औरतों को घर में बंद रखा, अब अगर किसी बहू पर उंगली उठाई तो हम सब तेरे घर के बाहर बैठ जाएंगे।
पंचायत हम चलाएंगे, तुम नहीं। गांव में पहली बार ठाकुर को सबके सामने झुकना पड़ा। उस रात बारिश हल्की हुई, लेकिन आलोक जी के आंगन में जैसे नई रोशनी आई। दीप्ति ने पापा जी को गर्म दूध दिया। पापा जी, आपने कभी सोचा था इतनी औरतें हमारे साथ खड़ी होंगी? आलोक जी ने ठंडी सांस ली। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बहू मुझे फिर से जीना सिखा देगी। बारिश की बूंदें अब थम चुकी थी, मगर हवाओं में गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली थी। दीप्ति अपने केंद्र में बैठी थी, कपड़ों पर डिजाइन बनाती हुई। तभी डाकिया आया। उसके हाथ में कोर्ट के सम्मन थे। आलोक जी ने सम्मन पढ़ा। तारीख दी जा रही है श्री राहुल सिंह द्वारा। पत्नी के चरित्र व ससुराल को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। उपस्थित होना अनिवार्य है। दीप्ति चुप थी। कुछ पल के लिए जैसे सारी आवाजें थम गई थी। आलोक जी ने उसे देखा। बेटी लड़ सकेगी? दीप्ति ने सिर हिलाया। पापा जी, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। अब तो हर जवाब अदालत में दूंगी, पूरे सम्मान के साथ। तारीख वाले दिन दीप्ति पहली बार अपने गांव की साड़ी नहीं, एक सादा सलवार कमीज पहनकर कोर्ट पहुंची, अपने पापा जी के साथ। राहुल पहले से वहां मौजूद था, वकील के साथ। उसके चेहरे पर घमंड और जीत की झूठी उम्मीद थी। जज के सामने राहुल के वकील ने सवाल दागे। दीप्ति का चाल चलन ठीक नहीं। वो अपने ससुर के साथ अकेली रहती है। वो पति के साथ जाने से इनकार कर रही है, बिना किसी कानूनी आधार के। पूरे कोर्ट रूम में फुसफुसाहट थी। जज ने दीप्ति से पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? दीप्ति उठी। उसकी आवाज़ साफ थी, कांप नहीं रही थी। मैं अपने पति के पास नहीं गई क्योंकि उसने मुझे बिना बताए, बिना कारण अकेला छोड़ दिया। जब मैं टूटी थी तब मेरे ससुर ने मुझे सहारा दिया, एक पिता की तरह। मैंने अपने जीवन को फिर से खड़ा किया है, अपनी मेहनत से, अपनी इज्जत से। अगर औरत का अपने सम्मान के लिए लड़ना गुनाह है, तो मैं वो गुनाह 100 बार करूंगी। कोर्ट में कुछ औरतें जो दर्शक के तौर पर बैठी थी, उनकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर गर्व था। जज ने अंत में कहा, राहुल सिंह की याचिका खारिज की जाती है। दीप्ति को मानसिक प्रताड़ना देने के लिए राहुल सिंह पर उचित कार्यवाही की जाएगी। दीप्ति स्वतंत्र है। वो चाहे तो पति से तलाक की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, और इस अदालत की नज़र में वो एक सशक्त और सम्माननीय महिला है। राहुल पहली बार कोर्ट से झुके सिर के साथ बाहर निकला, और अब उसका कोई साथ नहीं था। 2 हफ्ते बाद जिला कलेक्टर गांव आए। उन्होंने दीप्ति को नारी गरिमा पुरस्कार से सम्मानित किया, गांव के पंचायत भवन में सबके सामने। मंच पर दीप्ति खड़ी थी और सामने गांव की औरतों की भीड़ तालियां बजा रही थी। आलोक जी को भी मंच पर बुलाया गया। कलेक्टर ने कहा, हमारे समाज को ऐसे ससुर चाहिए जो बहू को बेटी माने, और ऐसी बहुएं जो पूरी पीढ़ी बदल दे। आलोक जी ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा। मैंने कुछ नहीं किया, बस उस लड़की को सहारा दिया जिसने मुझे जीना सिखा दिया। उस रात आंगन में चांदनी बिखरी थी। दीप्ति खाट पर बैठी थी। सामने एक सिलाई मशीन की डिलीवरी आई थी। अब गांव के 2 और टोले की औरतें उससे जुड़ना चाहती थी। आलोक जी ने धीरे से पूछा, अब क्या करेगी बेटी? दीप्ति मुस्कुराई। अब बस एक सपना, और कोई दीप्ति टूटे नहीं। मैं उसे पकड़कर खड़ी करूं। बरसात बीत चुकी थी। खेतों में हरियाली लहलहा रही थी। दीप्ति के आंगन में अब रोज 15-20 औरतें आती थी। कोई सुई में धागा डाल रही थी, कोई मशीन चला रही थी, कोई छोटे बच्चे को पढ़ा रही थी। सुमित्रा दादी कहती, अब तो बेटा ये आंगन नहीं, पूरा स्कूल हो गया है। आलोक जी रोज चाय पीते हुए सबको देख मुस्कुराते। बिटिया, तूने मेरी चौपाल घर में बसा दी। एक दिन गांव में बड़ा अखबार वाला रिपोर्टर आया। उसने दीप्ति से पूछा, तुम्हारे जैसे लोग कहाँ छुप जाते हैं बहू? कोई फोटो नहीं, कोई खबर नहीं, इतनी बड़ी बात। दीप्ति ने हंसते हुए कहा, हम छुपते नहीं भैया, बस डर जाते हैं। अब डरना बंद किया है। अगले दिन अखबार में बड़ा छपा, एक ससुर ने बहू को दिया सहारा, बहू ने सैकड़ों को दी नई राह। गांव से लेकर ब्लॉक तक लोगों ने पढ़ा। शहर में भी चर्चाएं होने लगी। कुछ दिन बाद एक बड़ा न्यूज़ चैनल वाला कैमरा लेकर गांव पहुंचा। वो दीप्ति के आंगन में मशीनों की आवाज़, बच्चों की किलकारियां, औरतों की बातें सब रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे के सामने दीप्ति बोली, बहू को कभी कमज़ोर मत समझो। अगर उसको बेटी समझो तो वो तुम्हारा घर भी बचाएगी और तुम्हारी इज्जत भी बढ़ाएगी। आलोक जी को कैमरा देखकर हंसी आ गई। मुझे तो समझ नहीं आता ये टीवी कैसे दिखाएगा, पर जो मेरी बेटी कहेगी वही सही।
अब दूसरे गांवों से भी चिट्ठियां आने लगी। दीप्ति बहन, हमें भी सिखा दो, हमारे गांव में भी केंद्र खोल दो। ग्राम पंचायत ने दीप्ति को महिला संगठन की अध्यक्ष बना दिया। सुमित्रा दादी अब हंसकर कहती, देखा बहू, पहले लोग ताने मारते थे, अब तेरा नाम लेकर बेटियां पैदा होने पर खुश होते हैं। इधर राहुल का केस हारने के बाद अब गांव में उसका नाम भी मिटने लगा था। शहर से उसकी चिट्ठी आई, दीप्ति मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया वो लालच और अहंकार था। दीप्ति ने चिट्ठी आलोक जी को दिखाई। आलोक जी ने कहा, बेटी क्या जवाब देगी? दीप्ति ने मुस्कुरा कर कहा, अब मुझे कोई जवाब नहीं देना। जिसने खुद को माफ़ नहीं किया उसे मैं क्या माफ़ करूं? रात को दीप्ति और आलोक जी आंगन में बैठे थे। चांद की रोशनी मशीनों पर पड़ रही थी। दीप्ति ने कहा, पापा जी, अब सोच रही हूँ ब्लॉक में एक बड़ा केंद्र बनाऊं। सब गांव की बेटियां वहीं पर आएं, सीखे, कमाएं और इज्जत से जिएं। आलोक जी ने उसका सिर सहलाया। अब ये खेत, ये आंगन सब तेरा है, जितना चाहे फैला ले बेटी, जितना चाहे उगाओ। अब गांव की गलियों में मशीनों की घरघराहट नई उम्मीद की तरह गूंजने लगी थी। औरतें सुबह जल्दी घर के काम निपटाकर दीप्ति के आंगन में आ जाती थी। सिलाई कढ़ाई से लेकर बच्चों को पढ़ाने और टिफिन बनाने तक हर रोज कुछ नया शुरू हो रहा था। एक दिन दीप्ति को ब्लॉक ऑफिस में बुलावा आया। कविता दीदी ने एक बड़ी फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। दीप्ति, ये देखो, सरकारी योजना में अगर तुम्हें मंजूरी मिले तो तुम्हारा छोटा केंद्र अब पूरे ब्लॉक का पहला महिला सामुदायिक केंद्र बन सकता है। दीप्ति ने कांपते हाथों से फाइल खोली। कागजों में गांव की औरतों के दस्तखत थे और उसका नाम सबसे ऊपर था। कविता दीदी बोली, हमने तुम्हारे नाम पर मंजूरी भेज दी है। अब बस एक इंटरव्यू होगा और फिर पैसा भी आएगा। तुम्हें तैयार रहना होगा। रात को दीप्ति ने ये बात पापा जी को बताई। आलोक जी की आंखें भीग गई। तू मेरी बेटी नहीं, तू तो मेरी औलादों से बढ़कर निकली। बेटा नहीं कर पाया जो तू कर गई। दीप्ति ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, पापा जी, मैं बस आपसे सीखी हूँ। मिट्टी में बोना, सब्र करना, फिर देखना फसल कैसी लहलहाती है। उधर ठाकुर हरिपाल को जब पता चला कि दीप्ति को ब्लॉक स्तर पर मंजूरी मिलने वाली है तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। राजू को बुलाकर बोला, ये बहू अगर और ऊपर चली गई तो अब कोई मेरा कहा नहीं मानेगा। कुछ ऐसा कर कि सरकारी अफसर उस पर शक करें। राजू ने फाइल में झूठे कागज जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव की औरतों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। गीता, मंजू, सुमित्रा दादी सब मिलकर पंचायत ले आईं। ठाकुर को पहली बार पंचायत ने सबके सामने उठाकर माफ़ी मंगवाई। गांव की औरतों ने कहा, बहू के आंगन को कोई गंदा नहीं कर सकता, ठाकुर भी नहीं। ब्लॉक ऑफिस में दीप्ति अपने दस्तावेज लेकर पहुंच गई। उसके साथ सुमित्रा दादी और गीता भी थी, ताकि कोई सवाल करे तो वो भी गवाही दे। इंटरव्यू में अफसर ने पूछा, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? दीप्ति ने धीमे से कहा, ताकत मैंने कहीं से नहीं ली साहब, मेरे पापा जी ने दिया। जब सबने मुंह मोड़ लिया था उन्होंने मुझे बेटी कहा। बस वही ताकत आज तक मेरे साथ है। एक हफ्ते बाद दीप्ति के नाम ब्लॉक ऑफिस से मंजूरी का खत आया। अब गांव में पक्की बिल्डिंग बनेगी, 10 नहीं 50 मशीनें लगेंगी। औरतें दूसरे गांवों से भी आएंगी, सीखेंगी, कमाएंगी और अपनी बेटियों को पढ़ाएंगी। आलोक जी ने खत पढ़कर दीप्ति से कहा, अब तो मुझे भी काम सिखा दे, मैं भी तेरे साथ बटन टाक दूंगा। दीप्ति खिलखिलाकर हंसी। पापा जी, अब आप आराम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। गांव के चौपाल में आज लोग ठाकुर हरिपाल के डर से नहीं, दीप्ति की मेहनत से इकट्ठा होते हैं। सब लोग कहते हैं, एक बहू ने वो कर दिखाया जो कोई बेटा नहीं कर पाया। आंगन की सिलाई मशीन से निकली आवाज़ अब गांव भर में उम्मीद की गूंज थी। समय बीतता गया। गांव में अब दीप्ति का महिला केंद्र एक बड़ी पक्की बिल्डिंग बन चुका था। दीवारों पर रंग बिरंगे पोस्टर, मशीनों की कतारें, बच्चों के लिए छोटा स्कूल और लाइब्रेरी। अब ये सिर्फ सिलाई कढ़ाई का ठिकाना नहीं था, ये औरतों और बेटियों का भविष्य संवारने का स्कूल बन चुका था। गांव के लोग अब बेटियों को बोझ नहीं मानते थे। किसी घर में बेटी पैदा होती तो कहा जाता, अरे दूसरी दीप्ति आएगी। सुमित्रा दादी अब बूढ़ी आंखों से आकर बैठती, मशीन की घरघराहट सुनती और हंसती। जब बहू ने पहली मशीन निकाली थी तब किसी ने सोचा था इतना होगा। आलोक जी अब चलने में कमजोर थे, पर हर सुबह छड़ी लेकर केंद्र के बरामदे में बैठ जाते। गांव की लड़कियां उनके पैर छूती, बाबा आशीर्वाद दो।
हमारी भी दीप्ति दीदी जैसी ताकत हो जाए। आलोक जी बस इतना कहते, हिम्मत कहीं बाहर नहीं होती बेटा, हिम्मत तुम खुद हो। एक दिन एक बड़ी मैगजीन की महिला पत्रकार आई। उसने दीप्ति का इंटरव्यू लिया। दीप्ति ने कहा, मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने बस वो किया जो हर घर कर सकता है। बेटी को बेटी समझो, वो दुनिया बदल देगी। पत्रकार ने पूछा, आज आपकी सबसे बड़ी जीत क्या है? दीप्ति ने आलोक जी की ओर देखा। मेरी सबसे बड़ी जीत है ये मेरे पापा जी, जिसने मुझे गिरने नहीं दिया। साल बीत गए। एक दिन आलोक जी थोड़ा चुप हो गए। आंगन में खाट पर लेटे लेटे उन्होंने दीप्ति को पास बुलाया। बेटी, अब मेरा शरीर साथ नहीं देगा, पर तेरा आंगन अब कभी सूना नहीं होगा। दीप्ति ने उनका हाथ थामा। आंसू टपकते रहे। पापा जी, आप कहीं नहीं जा सकते। मैं अकेली नहीं हूँ, पर बिना आपके मैं कुछ भी नहीं हूँ। आलोक जी मुस्कुराए। अब तू अकेली कहाँ है बेटी, अब तो पूरा गांव तेरा है। उस रात आलोक जी ने चुपचाप आंखें मूंद ली, मगर उनके जाने के बाद भी उनका नाम, उनकी छाया, उनका आशीर्वाद हर मशीन की आवाज में, हर लड़की के हौसले में जिंदा रहा। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने मिलकर केंद्र का नाम रखा, आलोक सहारा महिला शिक्षण केंद्र। जब उद्घाटन का पत्थर लगाया गया तो गांव भर की औरतें रो पड़ी। सुमित्रा दादी ने कहा, देखो, एक ससुर का दिया सहारा आज सैकड़ों बेटियों का सहारा बन गया। बरसों बाद भी दीप्ति वही पुरानी खाट पर बैठकर लड़कियों को पढ़ाती सिखाती, समझाती रहती। कभी कभी रात में चांदनी में मशीनों की आवाज़ गूंजती, जैसे पापा जी अब भी वहीं बैठे हों, अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हुए। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।